हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड और चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले आप स्टडी करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। अब जैसे चार्ज पार्टिकल सॉलिड में, लिक्विड और गैसेस के केस में जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेंगे, उन्हीं को आप करंट कैरियर बोलोगे। अब करंट कैरियर सबसे पहले आप स्टडी करोगे सॉलिड के केस में, फिर लिक्विड और फिर गैसेस। अब देखो बच्चों, जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड में सबसे पहले आप कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंडक्टर जैसे आपके पास जो मेटल होता है, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं ना, जिसको आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो कंडक्टर्स के केस में। तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं कंडक्टर में, और इन्हीं को आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। ये आपको पता ही है। जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो कंडक्टर्स के केस में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर्स के केस में आपके जो करंट कैरियर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, करंट कैरियर होंगे कंडक्टर के केस में। वैसे ही अगर आप इंसुलेटर के केस में स्टडी करोगे, इंसुलेटर में भी क्या होगा। अब इंसुलेटर में आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। जब टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ तो क्या होंगे, वो ईजिली वो मूव नहीं करेंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इंसुलेटर के केस में। तो इंसुलेटर में नो करंट कैरियर इन इंसुलेटर। और वैसे ही आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में जब आप पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, उसकी वो करंट कैरियर होंगे किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। और वैसे ही अगर आप लिक्विड के केस में स्टडी करें कि जो करंट कैरियर लिक्विड, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जैसे कुछ लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट ले लो आप, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ले लो, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लो, और H2SO4 है ना, ले लो। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो लिक्विड होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं, ठीक है, और किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। तो ये आपने पूरा अपने केमिस्ट्री में स्टडी भी किया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट ले लो, तो कॉपर सल्फेट में आपके पास एक कॉपर पॉजिटिव होगा, एक सल्फेट है ना, SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इसमें ये डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट में, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेंगे। तो लिक्विड के केस में करंट कैरियर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ये आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड के केस में करंट कैरियर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। वैसे ही आप गैसेस के केस में स्टडी करेंगे तो गैसेस में पता ही है आपको, जनरली जो गैसेज होती हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन वो आयोनाइज्ड भी हो जाती हैं। कब आयोनाइज्ड होती हैं? वो लो प्रेशर, जब आप प्रेशर लो करोगे और हाई आप क्या अप्लाई करोगे, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। तो जो आयोनाइज्ड जो गैस होती हैं वो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करती हैं। तो इस केस में गैसेस के केस में करंट कैरियर क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट वही है, चार्ज को फ्लो जो करते हैं ना पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट, जो चार्ज्ड पार्टिकल लिक्विड में, सॉलिड में और गैसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उन्हीं को आप करंट कैरियर बोलेंगे। कि सॉलिड के केस में मैंने आपको बता दिया कि पहले आप कंडक्टर्स के बारे में बताएंगे कि कंडक्टर्स में करंट कैरियर क्या क्या होते हैं। तो मैंने बता दिया
कि कंडक्टर्स के आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर कंडक्टर के केस में आउटर मोस्ट सेल में, वो बिल्कुल कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में। और आपको एग्जांपल इसमें पता ही है, जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम जो मेटल, हाँ, जो वैसे ही आपने यहाँ पर क्या बताना है फिर कंडक्टर्स में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कंडक्टर में बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो इन्हीं को आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी पूरा ये कंडक्टर के केस में कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर कंडक्टर के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, करंट कैरियर हैं कंडक्टर्स में, ठीक है। और इंसुलेटर में मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, कोई फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इंसुलेटर के केस में। तो तभी यहाँ पर जो कोई करंट कैरियर नहीं है इंसुलेटर में, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है इंसुलेटर में। फिर वैसे सेमीकंडक्टर में आपने जो करंट कैरियर होते हैं वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। फिर लिक्विड के केस में मैंने आपको बता दिया, हाँ, लिक्विड में मैं जैसे कई एग्जांपल आप ले सकते हो, NaCl सोल्यूशन ले लो, H2SO4 ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, ये सारे आप ऐसे एग्जांपल ले लेंगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लिक्विड होगा ना आपके पास, ये जो लिक्विड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा और डिसोसिएट हो जाएगा किस में, आयंस में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, CO2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में। तो इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विड के केस में जो करंट कैरियर हैं वो आपके क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। वैसे ही मैंने आपको गैसेस के केस में बता दिया कि जो जनरली जो गैसेस होंगी वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करती हैं, लेकिन जब वो आयनाइज्ड हो जाती हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। जब वो आयनाइज्ड हो जाएंगी, और आयनाइज्ड कब होती हैं, लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर वो आयनाइज्ड हो जाती हैं, और फिर वो कैसा बिहेव करती हैं, कंडक्टर की तरह, ठीक है। और पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होंगे, करंट कैरियर्स। तो अब आपने नेक्स्ट जो करना है वो है आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप क्या किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और टोटल चार्ज को आप Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम इज T। तो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास ये है Q/T। तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हो। चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट यही है, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम टेकन, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को ही आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I/T। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज भी आप निकाल लोगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप डायग्राम में, देखो यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम है आपके पास, क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर मान लो ये एक कोई कंडक्टर है AB, ठीक है, AB एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में मैंने आपको बता दिया है कि फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कंडक्टर्स के अंदर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस कंडक्टर को आपने बैटरी की हेल्प से क्या किया, कनेक्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वही होता है कि आपने यहाँ पर पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर जो फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे थे ना, वो एक तरह से जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये आपने डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे।
इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ए से बी की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं इस कंडक्टर में, फ्रॉम बी टू ए। और फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेफिनेशन आपके पास आएगी इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी, अब देखो यहाँ पर आपके पास जैसे मैं बता रही हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज भी होगा कंडक्टर के अंदर और साथ में फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो फ्रीली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे जिग जैग मोशन में कंडक्टर के अंदर, और वहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी हैं, होल्स भी हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पर इसको किसी बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया, तो या तो आपने ऐसे बोल सकते हैं आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो आपके इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। जैसे इस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, और जो इस तरफ आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस तरफ आपके सारे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। तो आप ये बता सकते हो कि जो डायरेक्शन होती है करंट की, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की भी। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये मान लो ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पर ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट में होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट होगा वो इसके अपोजिट में होगा। इलेक्ट्रॉन से जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उस वही डायरेक्शन होगी आपके करंट की भी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की भी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यूनिट इसके क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज के यूनिट आपके पास क्या होंगे, चार्ज के यूनिट कूलम, कूलम टाइम के सेकंड, और इसको आप एम्पियर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, याद रखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, 1 कूलम पर 1 सेकंड, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, करंट अगर किसी कंडक्टर में से जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज वहाँ से फ्लो कर रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में कितने टाइम में, 1 सेकेंड टाइम में। तो आप उसको 1 क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे आप स्केलर वैल्यूज़ को आप सिंपल वे में आप ऐड करते थे ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी सिंपल वे में ऐड होगा। जैसे 1 एम्पियर करंट है मान लो प्लस 3 एम्पियर करंट है, तो सिंपल आप स्केलर फॉर्म में इसको ऐड करोगे, 4 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर देखो ना, मैग्नीट्यूड भी है लेकिन डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नोट करेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर्स जो लॉज हैं उनको ओवे नहीं करता। जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको ये क्या नहीं करता है, ओवे नहीं करता है। तो उसको, इसके लिए आपने सिंपल जो स्केलर मेथड है उसी की हेल्प से आप निकाल लेते हो वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी की तरह ही ऐड हो जाती हैं इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर है, क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को ओवे ही नहीं करता है। जो आपने किए हैं वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सारे जो भी आपने किए थे ना, उनको ये फॉलो नहीं करता है।
नेक्स्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ करंट। सबसे पहले है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टेडी डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेडी जो डायरेक्ट करंट होता है, एक ऐसा करंट होता है जिसकी वैल्यू और मैग्नीट्यूड और इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। ये देखो, इसका जो वैल्यू होगा ना, जो टाइम के साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, यही वैल्यू रहेगी आपके पास। यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा इसका ग्राफ। ये टाइम है, ये करंट है, तो ये जो वैल्यू है ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। स्टडी डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम। फिर वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट के केस में आपने बता देना है कि क्या होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। तो जो आप डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे बनेगा, इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपका करंट है, ऐसे करके आपने बता देना है, ठीक है। चेंज होता रहेगा टाइम के साथ और जो पोलैरिटी होगी वो सेम रहेगी इस केस में, वेरिएबल में। नेक्स्ट है आपके पास एसी करंट, अल्टरनेटिंग एसी करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम, ठीक है, चेंज विद टाइम। तो यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है वो भी आप क्या करते हो, रिवर्स हो जाती है वो जो पोलैरिटी होती है। ये आपके पास यहाँ पर ये टाइम की वैल्यू है और यहाँ पर ये करंट की वैल्यू है। तो देखो ऐसे करके, ऐसे साइन वेव की फॉर्म में ऐसे आपने इसको बनाना है, ऐसे ही चलेगा ये। तो ये आपके पास क्या आएगा, अल्टरनेटिंग करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम, ठीक है, ऐसे करके चेंज विद टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास है करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी आपको पता है कि क्या होता है। करंट डेंसिटी को आप जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी, इसको आप जे से डिनोट करेंगे। करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया यहाँ से, ठीक है। और आपने बता देना है करंट डेंसिटी, ये आपके पास आ जाएगा करंट पर यूनिट एरिया। जैसे आपने पीछे चार्ज डेंसिटी किया था, चार्ज पर यूनिट एरिया, वैसे ये भी वैल्यू है करंट डेंसिटी, ठीक है, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, ठीक है, उसी को आप करंट डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बता देना है कि करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अब देखो बच्चों, ओम्स लॉ आपने डिफाइन करना है कि ओम्स लॉ क्या होता है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है ओम्स लॉ की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी ना अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन ऑफ द कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड। जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, ये आपका ओम्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी ना यहाँ पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे तो आर आई लग जाएगा और यहाँ से आपके पास ये आपके पास आ जाएगा ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
ठीक है। तो आर आपके पास क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसी को यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलेंगे और इसी को यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बोलेंगे, ठीक है। ये है आपके पास द रेशो ऑफ द potential difference across the ends of conductor and current flowing through it is known as electric resistance, ठीक है। according to Ohm's law, the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided the physical conditions like temperature, pressure of the conductor remain unchanged। तो ये आपको कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब ओम्स लॉ में आगे आप करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा वो आपने बताना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो करने में रोकता है, मतलब ज़्यादा करंट को फ्लो करने से वो क्या करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस का ही मतलब है कि अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है, अपोजिशन वो क्या करेगा, करंट को फ्लो करने से रोकेगा। रेजिस्टेंस करंट को फ्लो करने से रोकेगा। तो ये आपने करना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपके पास अभी मैंने ओम्स लॉ से आपने अभी निकाला कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहीं से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस आप ये आपने बता देना है, ठीक है। और यूनिट, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। ओम आपने बता देना है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एंड 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट, और करंट के यूनिट क्या होंगे, एम्पियर, 1 एम्पियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, ठीक है, 1 ओम इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट कितना है 1 एम्पियर, फ्लो थ्रू इट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 ओम। 1 ओम जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी कंडक्टर में वो 1 ओम कब होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर में 1 ओम तब होगी जब करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में जहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपने कितनी अप्लाई की है, 1 वोल्ट। तो वैसे ही आपने डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल लोगे तो रेजिस्टेंस आपको पता ही है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता ही है कि पोटेंशियल आपने पहले भी किया है, वर्क पर यूनिट चार्ज, यही किया था ना आपने, पोटेंशियल की वैल्यू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू में लिख सकती हूँ वर्क पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पर आई क्या है आपके पास, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो आपने लिख देना है। अब इलेक्ट्रिक करंट भी आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट को आपने आई से और चार्ज को आपने क्यू से रिप्रेजेंट किया है, टाइम को टी से। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी आपने यहाँ पर निकाल देनी है। तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, चार्ज आ जाएगा ये Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है, करंट है, और टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर आपने फिर वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पर आपके पास वर्क अपॉन चार्ज की जगह मैं लिख दूंगी करंट इंटू टाइम और मल्टीप्लाई करंट,
क्योंकि यहाँ पर आपने ये कर दिया है। और वर्क आपको पता ही है, डायमेंशनल फार्मूला ml² T-2। और करंट को आप क्या लिखते हो, एम्पियर लिखते हो। टाइम को क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। और आगे भी करंट क्या है, इसको भी एम्पियर अभी किया आपने। तो जो डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा, ml²। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, क्योंकि नीचे ये T-1 ऊपर जाके -3 आ जाएगा। और a × a² ये a-2। तो ये ऐसे आपने इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है रेजिस्टेंस का, ml² T-3 a-2। तो चार्ज की वैल्यू आपको पता है, करंट से आप निकाल दोगे, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ तक आपने कर लेना है इसको। फिर नेक्स्ट है आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसी को आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अब देखेंगे जो बच्चों, जो रेजिस्टेंस होती है ना किसी कंडक्टर की, वो डिपेंड करती है सबसे पहले जैसे नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी नेचर के ऊपर, डिपेंड करेगी ज्योमेट्री के ऊपर, डिपेंड करेगी। ठीक है, जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट्स लेंथ, कितनी लेंथ है किसी वायर में, उसके ऊपर डिपेंड, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जितना ज़्यादा L होगा उतना ही ज़्यादा R होगा। ठीक है, और साथ में जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करती है एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी वायर का उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आपने समझना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे पहले आपने बताना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी वायर की उसमें उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितनी ज़्यादा एरिया होगा तो उतना ही कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। फ्रॉम 1 और 2 इनको आपने आपस में ऐसे कंबाइन करके लिख देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आप हटाएंगे तो ये आ जाएगा ρL/A। तो ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है किसी सब्सटेंस की। तो ये स्पेसिफिक जो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ले लो या तो इसको रेजिस्टिविटी बोल दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास A/L। तो यही आपने निकालना था रेजिस्टिविटी, इसको रो से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो वैसे ही रेजिस्टिविटी का भी आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला निकाल दो। डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टिविटी रो आपके पास ये आ गया ना, R × A/L। अभी आपने रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला पीछे निकाला, लिख देंगे वैल्यू ml कितना निकाला, ml² T-3 a-2। और एरिया आपको पता है L² आ जाएगा, नीचे L ऐसे लिख दो। तो रेजिस्टिविटी रो की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो ये आ जाएगी ml3। L से L आप क्या करोगे, एक कैंसिल भी हो जाएगा और यहाँ L3 आ जाएगा, T-3 और A-2 ये आपके पास आ जाएगा। और वैसे ही यूनिट ले लेंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी के जो यूनिट होंगे, हाँ यूनिट क्या होंगे, यहाँ देखो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे, सॉरी ये रेजिस्टिविटी के यूनिट, रेजिस्टेंस के यूनिट आपको मैंने बता दिया, ओम होते हैं, एरिया के मीटर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा मीटर। तो ओम मीटर, या तो फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ओम मीटर रेजिस्टिविटी के यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, अब जो रेजिस्टिविटी होती है ना, हर एक मटेरियल की ना अलग अलग जो वैल्यूज होंगी, जैसे जो कंडक्टर्स के केस में आप ले लोगे अलग अलग वैल्यूज होगी रेजिस्टिविटी की भी, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है,
तो वो आपने बताना है। जो रजिस्टिविटी होगी कंडक्टर्स की वो स्मॉल होगी, जो वैल्यू जो होंगी स्मॉल होगी एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के केस में, ठीक है। और सेमीकंडक्टर की जो रजिस्टिविटी लाई करेगी वो लाई करेगी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ये वैल्यूज़ से आपको पता लग जाएगा जब आप टेबल देखोगे। तो वैसे ही नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंडक्टेंस है। नेक्स्ट आपने करना है कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस जो होता है ना, ये होता है आपके पास इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो पीछे आपने रेजिस्टेंस निकाला उसी का ही इनवर्स है। और इसके जो यूनिट होंगे उनको आप क्या ले लेंगे, ओम इनवर्स। इनवर्स ले लेंगे ना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स हैं, साइमन भी बोलते हैं जो यूनिट हैं इसके, और साथ में मोहो भी बोलते हैं, MHO। तो जो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो आप चाहे इसका फिर डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो, आप इसको कर लोगे। और वैसे ही कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगा, अगेन वैसे ले लेंगे। जो कंडक्टिविटी है उसको जैसे इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा से, ये होंगे 1/ρ। जो आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिया, जो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको आप स्टडी करेंगे।